स्वागत है आप सभी को दोस्तों आपके इस YouTube चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 और ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कल्पनादर्श किसे कहते हैं। और इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर को बनाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों इस तरह से, आंसर है कल्पनादर्श यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यह वाद यूनानी दार्शनिक प्लूटो द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक में यूटोपियन थ्योरी के नाम से वर्णित है। इस तरह से आप लोग को आंसर करना है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों आप लोग, और कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों, सत्याग्रह के विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा काले लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का विरोध किया। हम बिना बल प्रयोग के उनका विरोध करेंगे, यह उनके विरोध का सिद्धांत था। उस समय से पहले लोग इस तरह के विरोध प्रदर्शन से अनजान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बतावें। तो दो राजनीतिक दल हैं दोस्तों, किन्हीं दो बोला है तो हम लोग भारत का लिखते हैं। तो एक है कांग्रेस, दूसरा है बीजेपी, और तीसरा हम लिख सकते हैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाला। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बने रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर, किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम इस प्रकार है दोस्तों, तो एक पवन ऊर्जा, और एक है आपका सौर ऊर्जा। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। परिभाषित कीजिए। तो चलिए हम लोग मुद्रा को परिभाषित करते हैं। तो आइए इसका हम लोग आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। मुद्रा यानी करेंसी पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया वो पैसा मुद्रा है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर इस तरह से दोस्तों, जो कंपनियां एक से अधिक देशों में व्यापार करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाया। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है दोस्तों, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर प्रचार किया गया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। दूसरा में है
एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। और तीसरा पॉइंट में आपका है दोस्तों, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। तीसरा, फ्रांस का नया राष्ट्रध्वज चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार मापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छा मार्क्स एग्जाम में ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं इस प्रकार। तो आइए इसका उत्तर को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इस प्रकार। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था। गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारत व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत बंदरगाह से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई और यह बंदरगाह हाशिए पर चला गया। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका लाभ को लिख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देख लेते हैं, यानी लाभ। इस प्रकार की योजनाएं बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने में सहायक है। दूसरा पॉइंट है, इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरा, जल सिंचाई के लिए बांध उपयोगी है। चौथा पॉइंट, इसका जल घरेलू कामकाज तथा उद्योग के लिए उपयोग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, साधारणतः इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। और अंतिम पॉइंट है, यह योजना तथा मछली पालन और नौकायन के लिए उपयोग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, सत्ता की साझेदारी क्या है, इससे क्या क्या लाभ है? तो चलिए हम लोग इसका लाभ को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित मुख्य लाभ हैं। तो पहला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट है, जब देश सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। तीसरा पॉइंट, जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी अपनाकर विभिन्न समूहों के बीच आपसी टकराव तथा गृह युद्ध की संभावना को समाप्त कर दिया जाता है या फिर किया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक समूहों में निम्नलिखित अंतर है। राजनीतिक समूह या फिर दल भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट को देखते हैं, राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं जबकि दबाव समूहों का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण होता है और इसके विपरीत दबाव समूह में यह ताकत नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है, इसके जड़ें गहरी होती है और जबकि दबाव समूह केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। इस पर तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं बैंकों के क्रियाविधि का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग बैंकों का क्रियाविधि का वर्णन करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सुचारू एवं प्रभावी बैंकिंग सिस्टम के बिना कोई भी देश प्रगति के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता है क्योंकि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए सुचारू और प्रभावी बैंकिंग आवश्यक है। कहने का आशय यह है कि बैंक किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता या फिर निभाते हैं। बैंकों के माध्यम से ही ऐसे लोग जुड़ पाते हैं जिनके पास अधिक पूंजी है और इनके माध्यम से ही उन तक वित्तीय पहुंच जा पाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। बैंकिंग के महत्व की यदि हम बात करें तो इसकी पूरी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके इसका लिस्ट को। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। बैंक में जमा राशि पर लोगों को ब्याज मिलता है, इससे लोगों में बचत करने की भावना का उदय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक पूंजीपतियों और ज़रूरतमंदों के बीच मध्यस्थता के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट, किसी भी देश का आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं जब तक वहाँ पूंजी की कमी बनी रहती है। बैंक लोगों की पूंजी को अर्थव्यवस्था में लाने का काम करते हैं। इस प्रकार से पूंजी निर्माण की कमी को दूर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंकों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं जिससे उद्योग अपना व्यापार बढ़ाते हैं और इस प्रकार रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं। इसलिए बैंक लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक मौजूदा इकाइयों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण या नवीकरण और नई इकाइयों से रिलेटेड है।
टाइप क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान है? संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। इस तरह से है। आइए दोस्तों हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक समूह में जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज प्रगति प्रदान करने के लिए उद्देश्य से संगठित हुआ है। इन 77 देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई। इस नई आर्थिक प्रणाली से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। नेक्स्ट पॉइंट है G77 उसी में है दोस्तों, को ब्रिटेन वुड्स संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का निर्माण किया गया था और इस व्यवस्था का संचालन और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी शक्तियों के हाथों में थे। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। अतः इस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर में है दोस्तों, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो चलिए हम लोग इसको स्पष्ट करते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। एकात्मक एक तरफ है और एक तरफ संघात्मक है। पहला पॉइंट, एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती है। और उदाहरण के लिए जापान। पहला पॉइंट संघात्मक में, इस सरकार में 2 स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांत के बीच होता है, उदाहरण के लिए भारत। नेक्स्ट पॉइंट है, एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी, उदाहरण के लिए इंग्लैंड। दूसरा, संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है क्योंकि शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है, उदाहरण के लिए भारत। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एकात्मक सरकार छोटे देशों के लिए उपयुक्त है और संघात्मक सरकार बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग दोस्तों। इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकती। चौथा पॉइंट, इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस तरह से दोस्तों आप लोग को आंसर इसका लिखना है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बने रहते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों इस तरह से, तृतीयक क्षेत्र सरकार के अधीन सार्वजनिक परिवहन, चिकित्सा देखभाल, बैंकिंग और डाकघर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र गरीब और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, तृतीयक क्षेत्र राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है तृतीयक क्षेत्र विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को माल परिचालित करता है। नेक्स्ट पॉइंट में है तृतीयक क्षेत्र कृषि उद्योग के विकास में मदद करते हैं। यह परिवहन, भंडारण और व्यापार जैसे अन्य उद्योग को फलने फूलने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट तृतीयक क्षेत्र पर्यटन, खुदरा और स्कूलों और निजी अस्पतालों में फलता फूलता है। नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय क्षेत्र संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं को फलने फूलने में मदद करता है। इस तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इससे बचाव के उपाय को लिखें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रतिक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। तो चलिए हम लोग इसका रोकथाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला, पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोक कर धीमा करके। दूसरा, समुचित जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे नहीं प्रवाहित होगा। तीसरा पॉइंट, पर्वतों पर सीढ़ियां बनाकर सीढ़ीदार कृषि कर। चौथा पॉइंट, बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित करके इन पर घास उगाकर, इससे पवनों के वेग में कमी आती है। इस तरह से दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने भाई को इस तरह से सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरह का मैं और वीडियो अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।